Assalamualaikum students. Today's topic is ozone depletion. Today's topic is ozone depletion. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज समझनी है वो है ओजोन. ठीक है, ओजोन है क्या, ये बनती कैसे है. ठीक है, आप लोगों ने 9th में एलोट्रॉपी पढ़ा होगा. एलोट्रॉपी है क्या? जैसे लुक हियर, जैसे आपको पता है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और O3 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं. कौन सी स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में. तो कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे इन द सेम फिजिकल स्टेट, और उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम हो, जैसे दोनों की गैसियस स्टेट है, अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे इन द सेम फिजिकल स्टेट, तो इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट को कहते हैं एलोट्रॉप्स. क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स. ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या है? एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जो जिनकी फिजिकल स्टेट सेम हो उनको कहते हैं एलोट्रॉप्स. क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स. और इस फिनोमेना को कहते हैं एलोट्रॉपी. क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी. तो यहां पे स्टार्ट में ही ये कॉन्सेप्ट यूज होना था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया. तो सबसे पहले ओजोन इज O3. ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुक में ओजोन के बारे में क्या बताया हुआ है? वो ये बताया हुआ है कि ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. तो ओजोन क्या है? ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ओजोन क्या है? ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है. ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है. उसके बाद आप लोगों ने अगला जो पॉइंट मैं बताने लगी हूं वो आप लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा हुआ है. देखो, आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसको साइंटिस्ट फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं. ऊपर वाली को बोलते हैं अपर स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद ये मिडल स्ट्रेटोस्फेयर, और उसके बाद ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, तो आपको बताया था कि जब सन से यूवी रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशंस? यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, तो यहां मौजूद ओजोन ब्रेक हो जाता है इनटू O2 एंड O, डायटोमिक ऑक्सीजन एंड मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन. उसके बाद ये दोनों मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाते हैं और दोबारा से कंबाइन होके बनाते हैं O3 ओजोन. क्या बनाते हैं? O3 ओजोन. तो ओजोन बनती कहाँ है? मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में. कहाँ बनती है? मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसमें O2 और O कंबाइन होते हैं और क्या बनता है? ओजोन. क्या बनता है? ओजोन. उसके बाद जो आपके टॉपिक में सेकंड पॉइंट बताया वो यही बताया हुआ है कि ओजोन की फॉर्मेशन किस तरह होती है. ओजोन की फॉर्मेशन किस तरह होती है? ओजोन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में. कहाँ होती है? मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में. यहां तो ओजोन डीकंपोज हो रही है, टूट रही है, ब्रेक हो रही है, यहां पे ओजोन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन. तो ओजोन की फॉर्मेशन कहाँ होती है? मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर में. कहाँ? मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसमें O2 यानी डायटोमिक ऑक्सीजन कंबाइन होती है मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ. मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जिसमें एक एटम होगा, डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स होंगे. ठीक है, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन और डायटोमिक ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? O3. और ये आपने ऑलरेडी स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ रखा है. ठीक है, ये हो गया सेकेंड पॉइंट. उसके बाद थर्ड पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी. थर्ड पॉइंट जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखो, आपको पता है एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं?
अर्थ सरफेस से 120 किलोमीटर तक के एरिया को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ओजोन पूरी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ओजोन जो है थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जैसे सपोज ये हमारी अर्थ है, क्या है? अर्थ, ठीक है। अर्थ से 120 किलोमीटर तक के एरिया को क्या नाम देते हैं हम? एटमॉस्फेयर। क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर। जो ओजोन है वो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर मौजूद है, तमाम एटमॉस्फेयर के तमाम पार्ट्स में मौजूद है, लेकिन ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक एरिया में बहुत ज्यादा है। कहाँ बहुत ज्यादा है? 25 टू 30 किलोमीटर के एरिया से दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम 25 टू 30 किलोमीटर एरिया जो है, यहाँ पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओजोन जो है वो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर मौजूद है। ओजोन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ओजोन वैसे तो पूरी थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, ओजोन वैसे तो पूरी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इज बियॉन्ड मीन दूर, ठीक है, परे, ठीक है, दूर, बियॉन्ड 25 टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बियॉन्ड 25 टू 30 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि 25 टू 30 किलोमीटर से दूर का एरिया जो है, ठीक है, से दूर का एरिया, अर्थ सरफेस से 25-30 किलोमीटर से ऊपर का जो एरिया है, वहां पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ओजोन की क्वांटिटी ज्यादा है, और उसी को हम नाम देते हैं ओजोन लेयर। क्या नाम देते हैं? ओजोन लेयर। वैसे तो पूरी एटमॉस्फेयर में ओजोन मौजूद है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन 25 से 30 किलोमीटर का जो ऊपर का 25 से 30 किलोमीटर ऊपर का जो एरिया होगा, वहां पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और उसी को हम नाम देते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन बट इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज बियॉन्ड दूर, ठीक है, 25 टू 30 किलोमीटर एरिया फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर जो एरिया होगा, वहां पे ओजोन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इसी को हम कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। उसके अलावा ओजोन, देखो ये हमारा अर्थ है, अर्थ का एक ग्लोब है, अर्थ के ग्लोब को तमाम साइडों से 25 से 30 किलोमीटर के ऊपर के एरिया में ओजोन मौजूद है, और अर्थ ग्लोब को इसने सराउंड किया हुआ है, उसके गिर्द ये मौजूद है। और ओजोन का काम क्या है? सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो ओजोन जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स अस, ठीक है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ठीक है, ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। जो है ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है। किस तरह प्रोटेक्ट करती है? ये यूवी रेडिएशंस को कर लेती है एब्जॉर्ब, ठीक है, कर लेती है एब्जॉर्ब। तो ओजोन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, और इसको पॉइंट की फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे? ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ, ठीक है, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर लाइफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी तो यूवी रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक पहुंचेंगी, और अर्थ पर लाइफ, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इन सब के अंदर यूवी रेडिएशन जो है कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। डीएनए को जो है वो उसको डैमेज करती हैं, प्रोटीन्स को डैमेज करती हैं, इसके अलावा स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर जो है वो स्किन कैंसर का सबब बनती है ये रेडिएशंस। इस तरह ओजोन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये यूवी रेडिएशंस को करता है एब्जॉर्ब।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आपने जो पॉइंट पढ़ना है वो आप जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। वो क्या, वो ये है कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसको हम फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं इनटू अपर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडल स्ट्रेटोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में आपने पढ़ा कि ओजोन ब्रेक होती है इनटू O2 एंड O, मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन एंड डायटॉमिक ऑक्सीजन। जब सन से जो यूवी रेडिएशंस आ रही हैं वो इसके ऊपर फॉल करती हैं। उसके बाद यहां पे हो रही है डीकंपोजिशन। क्या हो रही है? डीकंपोजिशन मीन ब्रेक डाउन। क्या हो रही है? ब्रेक डाउन। ओजोन ब्रेक होगी, उसके बाद यही डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पे ये कन्वर्ट हो जाते हैं ओजोन। यहां पे ओजोन की क्या हो रही है? फॉर्मेशन। क्या हो रही है? फॉर्मेशन। तो ओजोन की डीकंपोजिशन और फॉर्मेशन जो है वो एक साथ चलते रहते हैं और जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स डीकंपोज होंगे उतने ही ओजोन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये जो एक प्रोसेस हो रहा है, नेचरली ये हो रहा है कि ओजोन डीकंपोज हो रही है, ओजोन टूट रही है। इस जितने ओजोन, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है क्योंकि जितने ओजोन के मॉलिक्यूल टूटेंगे उतने ही बन जाएंगे। ओजोन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसकी डीकंपोजिशन हो रही है यहाँ पे नेचरली, ये नेचरली हो रही है। लेकिन जितने ओजोन के मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेक होंगे उतने ही यहाँ पे दोबारा बन जाएंगे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओजोन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि जितने ओजोन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे उतने ही दोबारा से बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस से ओजोन में कोई कमी वाकया नहीं हो रही, लेकिन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ओजोन में कमी वाकया हो रही। ओजोन डिप्लीशन है क्या? डिप्लीशन, कमी। ओजोन की जो लेयर है विच इज बियॉन्ड 25 to 30 किलोमीटर एरिया फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इस ओजोन की लेयर में कमी आ रही है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स में कमी आ रही है, ओजोन की डिप्लीशन हो रही है। और उस ओजोन की डिप्लीशन की रीजंस क्या हैं? ये भी ओजोन में कमी वाकया है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे उतने ही दोबारा से ओजोन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। रिजल्टेंटली ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन की वजह से कम नहीं हो रही। ओजोन की कंसंट्रेशन हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कम हो रही है। और इसकी रीजन क्या है? देखो, हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर के अंदर यूज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या यूज होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जब रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को हम यूज करते हैं तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से वहां से जब लीक होंगे तो ये ऊपर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं और वहां तक जब ये पहुंचते हैं तो वहां पे ये कुछ रिएक्शंस करते हैं जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। क्या हो रहा है? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ओजोन की डिप्लीशन की वजह, मेन रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखो, हम PIA को लिखते हैं, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है, ये उसका एब्रीवेशन है। सेम हियर, दिस इज ऑल्सो द एब्रीवेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एब्रीवेशन है, सेम जैसे कि PIA इज द एब्रीवेशन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ये जस्ट एब्रीवेशन है। अब आपने देखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बेटे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का है फॉर्मूला, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये इनके ऊपर देखो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में मूव करेंगे हमारे रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से लीक होने के बाद, तो जब ये ऊपर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये ब्रेक हो जाते हैं यूवी रेडिएशंस की वजह से। ब्रेक होते हैं और क्या बनते हैं? क्लोरीन के रेडिकल्स जनरेट करते हैं, वो मैं आपको यहां बताती हूं। इस तरह से जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जब इनके ऊपर यूवी रेडिएशंस फॉल होंगी तो ये ब्रेक होंगे और ब्रेक होके
CFCl2 और साथ बनेगा क्लोरीन रेडिकल। क्या बनेगा? क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, साथ ये क्लोरीन रेडिकल बनता है। ये जो क्लोरीन रेडिकल होता है इसके ऊपर जब यूवी रेडिएशंस फॉल होती हैं तो क्लोरीन रेडिकल बनता है, और ये क्लोरीन का जो रेडिकल है ये जो है ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। अब देखो ब्रेक किस तरह करेगा। ये जो क्लोरीन का रेडिकल है, ठीक है, ये ओजोन के साथ करेगा रिएक्ट, ओजोन मॉलिक्यूल के साथ करेगा रिएक्ट और ओजोन को ब्रेक कर देगा इनटू O2। ठीक है, डायटोमिक ऑक्सीजन बनेगी और साथ बनेगा OCl रेडिकल। क्या बनेगा? OCl रेडिकल। ये जो रेडिकल बनता है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फौरन से जाके ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओजोन के साथ रिएक्ट करके OCl रेडिकल बनेगा। ये जो OCl रेडिकल बना है ये फिर से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके बना देता है O रेडिकल, ऑक्सीजन का रेडिकल, और साथ बनाता है Cl रेडिकल। ये जो Cl रेडिकल है, ठीक है, ये Cl रेडिकल यहां से निकल जाएगा और फिर से एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा, फिर से एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को कर देगा ब्रेक। ये यहां से रिलीज हो जाएगा और फिर से एक और ओजोन के, देखो इस क्लोरीन रेडिकल ने एक ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया, ऑक्सीजन में बदल दिया, ये बन गया। इसने दोबारा से ब्रेक होके क्लोरीन का रेडिकल जनरेट कर दिया और ये इसने पहले एक ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया था, अब ये जाके दोबारा से ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है ये अपने जैसे एक और ऑक्सीजन के रेडिकल से कंबाइन होके बना देगा O2। क्या बना देगा? O2। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां से जनरेट होके एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा और ये तीनों स्टेप्स जो हैं बार बार जारी रहेंगे। ये यहां से जनरेट होगा, एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा और ये तीनों स्टेप्स होंगे। फिर से क्लोरीन का रेडिकल जनरेट होगा, फिर से ये तीनों स्टेप्स होंगे और एक और ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है, ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है। ये एक रिएक्शन हुआ, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, फिर से ओजोन को मॉलिक्यूल ब्रेक कर दिया, वहां पे फिर से जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा और फिर से ये रिएक्शन बार बार होता रहेगा और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जो जनरेट होगा वो लाखों की तादाद में ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा और इस तरह ओजोन में कमी वाक़या होगी। ठीक है, अब ओजोन होल क्या है? ओजोन होल, देखो ओजोन के मॉलिक्यूल्स, ओजोन होल, ठीक है, ओजोन के मॉलिक्यूल्स जहां पे ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, इन रिएक्शंस की वजह से ओजोन के मॉलिक्यूल्स, ओजोन का वो लेयर ओजोन की जहां पे ओजोन के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा कमी वाक़या हो गई है, तो वहां पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन चूंकि इतनी कम है कि हम उसको ओजोन होल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ओजोन होल क्या है? ओजोन होल वो वाला रीजन है जहां पे ओजोन लेयर जो है वो डेप्लीट हो रही है, इन विच ओजोन लेयर डेप्लीट्स, या जहां पे ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है और ओजोन के काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो ओजोन होल क्या है? रीजन वेयर ओजोन डेप्लीट्स, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पे ओजोन जो है डिप्लीट काफी मिकदार में हो चुकी है, तो उसको हम कहते हैं ओजोन होल। क्या कहते हैं? ओजोन होल। उसके अलावा जो ओजोन की डेप्लीशन जो है ये फर्स्ट टाइम कब नोटिस की गई थी? 1980 में एंटार्क्टिका में। कब? 1980 में एंटार्क्टिका, ठीक है, एंटार्क्टिका, ठीक है, 1980 में 80s में फर्स्ट टाइम ओजोन की डेप्लीशन को नोट किया गया था। उसके बाद फर्दर भी जो है ओजोन की डेप्लीशन को नोट किया गया है। हाँ जी, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डेप्लीशन। ओजोन डेप्लीशन के क्या इफेक्ट्स हैं? 4 इफेक्ट्स हैं।
आपकी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो आप बहुत बार सुनते आ रहे हो, अर्थ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओजोन की डेप्लीशन से, ओजोन में कमी वाक़या होने से सन से यूवी रेडिएशन जो होंगी वो अर्थ तक पहुंचेंगी और यूवी रेडिएशन जो है वो कैंसर काजेंगे। ठीक है, ये तो था फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट ये है कि ओजोन की डेप्लीशन से, ओजोन में कमी वाक़या होने से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं लाइक मलेरिया, उनकी तादाद में भी, क्वांटिटी में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, हो उसके बाद थर्ड जो है वो ये है कि ओजोन की डेप्लीशन से जो प्लांट्स के लाइफ साइकिल हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, और प्लांट साइकिल डिस्टर्ब, लाइफ साइकिल जो उनका है वो डिस्टर्ब होने से जो है वो फूड चेन पे इसका एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन की डेप्लीशन से जो है हमारा क्लाइमेट जो है वो बुरी तरह जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है इससे। और क्लाइमेट चेंज होने से स्पेशली पैसिफिक जो एरियाज़ के लोग हैं, एशिया और पैसिफिक के जो लोग हैं वो इससे बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने से। तो ये तो था आपका टॉपिक ओजोन डेप्लीशन। होप सो आपको ठीक से समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह ब्लेस यू।